अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी 10ನೇ तरगति, इसमें प्रथम भाषे कन्नड़ा यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो कन्नड़ा सब्जेक्ट है, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में दूसरा चैप्टर है पाठ 2 व्याघ्र गीते। व्याघ्र गीते जो कि मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख सकती। पाठ 2 व्याघ्र गीते। तो ये पेज नंबर 11 यानी पेज नंबर पुटದ संख्या 11 यानी पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में तुमने ये लेसन मिल जाता है। तो व्याघ्र गीते, तो इसको लिखा है आप ए.एन. मूर्तिराव। तो इसके ऑथर हैं, लेखकरू हैं ए.एन. मूर्तिराव। तो व्याघ्र गीते ये दूसरा चैप्टर है। चलो अब हमें लेसन का माना और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट और लेसन का कुछ हिस्सा आज हमें सीखेंगे। तो व्याघ्र गीते क्या, ये व्याघ्र गीते तो व्याघ्र को तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम हुआ रहेगा, गेस करे रहेंगे। ऑलरेडी पिक्चर दिखा रहा हूँ एक स्क्रीन में। व्याघ्र का तो क्या, बाघ या कुछ जगहों पे शेर बोलती नहीं, तो उसको बोलते हैं व्याघ्र यानी बाघ। व्याघ्र यानी बाघ, शेर, इसको बोलते हैं व्याघ्र। गीते यानी सॉन्ग। गीते यानी सॉन्ग यानी शेर का गाना या फिर बाघ का गाना। कुछ जगहों में इसको बाघ भी बोलते हैं, शेर भी बोलते हैं। ओके, तो इंग्लिश में टाइगर सॉन्ग, व्याघ्र गीते यानी टाइगर सॉन्ग यानी शेर का गाना। शेर का गाना व्याघ्र गीते। व्याघ्र का तो यहाँ पर टाइगर, गीते का तो सॉन्ग। व्याघ्र गीते टाइगर सॉन्ग। तो इसको लिखा है, इस सबक को ए.एन. मूर्तिराव। ए.एन. मूर्तिराव ने इस लेसन को लिखा है। तो व्याघ्र गीत यानी आपको मालूम हो गया, यानी बाघ का गाना यानी शेर का गाना। एक व्याघ्र का तो एक जानवर यानी एक वायलेंट, एक शिकार कर को मारने वाला जानवर, तो उसका एक गाना कर को एक सबक लिख को ही तुम ना ए.एन. मूर्तिराव। तो ये लेसन अब हमें जानेंगे। उससे लेसन को जाने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, प्रवेशा एंट्री जो हो रही हमें लेसन में। तो इसमें क्या बोलना चाह रही है हमें समझेंगे, उसके बाद लेसन की तरफ जाएंगे। तो ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ ಎಂಬ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಭಾವಗೀತೆ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳೇ ಮೊದಲಾದ अनेक प्रकारಗಳನ್ನು कंडीतु। तो इसमें बोल रहे आधुनिक शिक्षण यानी मॉडर्न डेज का जो एजुकेशन है क्षेत्र, इसकी जगह विस्तारಗೊಂಡಂತೆಲ್ಲ, मॉडर्न एजुकेशन की जगह बढ़ते गए सका सभी, ब्रॉड हो सका सभी साहित्य क्षेत्र, लिटरेचर का फील्ड भी जो है ಹೊಸ ಹೊಸ नए नए आयामಗಳನ್ನು, नए नए जो है रखमा में जो फॉर्मेशन होते हुए, ಹೊಂದುತ್ತಾ होते हुए आ रहा है, बंदिदे। जैसे कि काव्य पोयम, नाटक यानी ड्रामा, ಎಂಬ कने का बेरಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು यानी उंगलियों से गिने चुने उतने जो है किस्में, प्रकारಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ। तो उस तरह का था सिर्फ कन्नड़ा लिटरेचर में, कन्नड़ा साहित्य में। तो पहले कन्नड़ा में सिर्फ पोयम, काव्य, नाटक यानी ड्रामा, इस तरह का गिने चुने होते किस्म थे कन्नड़ा के लिटरेचर में। ओके, लेकिन क्या हुआ, आधुनिक शिक्षणದಿಂದ, मॉडर्न एजुकेशन के ज़रिए से, मॉडर्न एजुकेशन की वजह से, अदरल्लू उसमें भी इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश का जो लिटरेचर है, इंग्लिश का जो लिटरेचर है उसके जो है वजह से, सामीप्यದಿಂದ क्या हुआ, कन्नड़ा लिटरेचर ब्रॉड होते गया। जैसे कि भावगीते सॉन्ग, लिरिक सॉन्ग, जीवन चरित्रे बायोग्राफी बने, प्रबंधಗಳು बने, कन्नड़ा में एसेस बने, संशोधनात्मक लेखनಗಳು बने यानी रिसर्च आर्टिकल्स बने, ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह अनेक प्रकारಗಳನ್ನು, बहुत सारे किस्सों को जो है कन्नड़ा लिटरेचर में बनते हुए गए, कंडितु। अब आगे क्या है बोल रहे, प्रबंध प्रकार ಒಂದರಲ್ಲೇ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ಹರಟೆಯ ರೂಪದ ಪ್ರಬಂಧ, ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಬಂಧ, ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಬಂಧ ಮೊದಲಾದ ಒಳ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು। तो आगे बोल रही प्रबंधಗಳು करको बोले नहीं, उसमें प्रबंध प्रकार ಒಂದರಲ್ಲೇ, प्रबंध के किस्म में एक, इस किस्म में सिर्फ इस एक किस्म में यानी प्रबंध करने के एस्से के इस किस्म में
ही कतो ललित प्रबंध अगर को आती कहते हैं, उसके बाद हरटेय रूपद प्रबंध अगर को आती, संशोधनात्मक यानी रिसर्च करने के प्रबंध ऐसे आती, वैचारिका अगर को यानी आइडियोलॉजिकल एस्से अगर को आती, और वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक एस्से अगर को आती, और उसके बाद प्रवास प्रबंध ट्रैवलिंग जो एस्से, ओके ट्रैवलिंग का जो एस्से, इस तरह से मोदलादा वगैरह वगैरह वड़ा प्रभेदಗಳನ್ನು उसके अंदर ही कई जो है किस्में को हमें एस्से, सिर्फ एस्से में कई सारे किस्में देख सकती हैं, कितना ब्रॉड हो रहा है कन्नड़ का लिटरेचर करके हम बताना चाह रहे सो। तो ललिता प्रबंध ಒಂದನ್ನು ललिता प्रबंध एक किस्म का एस्से, खाली सिर्फ इस एस्से में इक्कीच में ಎಷ್ಟು कितना सुंदर यानी ब्यूटीफुल वागिसಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು करेजा को कितना खूबसूरत करेजा सिर्फ एस्से में करने का ए एन मूर्ति रायरू यानी इस सबक के जो आथर हैं ए एन मूर्ति रायरू इस सबक के ज़रिए से बता रहे हैं। एक ललिता प्रबंध का लेसन यानी एक एस्से टाइप है सो लेसन, ओके। तो एक सिर्फ इसके ज़रिए से कितना खूबसूरत बयां करे जा अपने ओपिनियंस को, थॉट्स को घर को ए एन मूर्ति राव इस सबक के थ्रू हमना बता रही। और आगे बोल रही, ಹಿಂಸಾ ಪಶುಗಳು ಸಹ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿರಿಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರಾಗದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಡಂಬಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ। यानी यहाँ पे क्या बताना चाह रही हैं, एक बाघ कने का जो हिंसा पशुಗಳು यानी एक वायलेंस एनिमल, एक वायलेंस हिंसा पशुಗಳು, हिंसा का तो यहाँ पे वायलेंट एनिमल यानी शिकार करता है, एक जानवर को मार को इन्हें खाता है, तो इस वास्ते इन्हें वायलेंट एनिमल। सो इनो भी सुधा सह ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ जीने के वास्ते ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು एक आइडियल को नो फॉलो करती हैं पालिसुवागा। एक इस तरह के वायलेंट एनिमल बाघ भी जो है अपनी ज़िंदगी में जीने के वास्ते एक आइडियोलॉजी, एक आइडियल को फॉलो करती। तो इस तरह की पुण्य भूमि, इस तरह की जो है पाक साफ वतन में, इस तरह के हिंदुस्तान जैसे वतन में भारतदಲ್ಲಿರುವ इस हिंदुस्तान में का जो इंसान मनुष्यರು इंसान भी जो है क्या करना, हिरियर अपने बड़ों के आदर्शವನ್ನು आइडियोलॉजी को, आइडियल को जो है पालिಸಿದರಾಗದೆ फॉलो करे नहीं होता क्या ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೇಕ यहाँ पर बयां कर रही है। विडंबिಸಿರುವುದು इल्लिना विशेष, यहाँ की ख़ास, इस लेसन के ज़रिए से ये चीज़ बताना चाह रही, ये ख़ास है। मतलब एक इस लेसन के ज़रिए से हम ना बताना चाह रही कि एक वायलेंट एनिमल बाघ भी सुधा जीने के वास्ते एक आइडियोलॉजी फॉलो करने के टाइम में इस तरह के एक प्यारे वतन जो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर एक बंदा जो है अपने बड़ों की आइडियोलॉजी को फॉलो करे तो नहीं होता क्या हो जाता अगर फॉलो करे तो इस चीज़ को यहाँ पे बताने की एक ख़ास कोशिश की गई है इस लेसन के थ्रू। तो उसके वास्ते तुमने ये लेसन को रखा गया है व्याघ्र गीत यानी शेर का गाना या फिर बाघ का गाना। तो पहले जो है कन्नड़ा की लिटरेचर कैसा ब्रॉड है, उसके बाद लेसन में क्या बोलना चाह रही, लेसन किस किस्म में है, उसके बाद लेसन में क्या है करको बोलना चाह रही करको, ये 3 पॉइंट है इसमें बोल रही। तो सबसे पहले एक मॉडर्न एजुकेशन की जो है बढ़ते हुए गए सरकार जो है लिटरेचर की फील्ड भी जो है नए नए जो है चीज़ों को फॉर्म होते हुए आई गई है, आते हुए गई। जैसा कि सिर्फ नज़म, ड्रामा इस तरह से गिने चुने किस्मों में रहता था कन्नड़ा का लिटरेचर, लेकिन अब वो मॉडर्न एजुकेशन उसमें भी इंग्लिश की जो लिटरेचर की वजह से अब कन्नड़ा का लिटरेचर ब्रॉड हो रहा है। जैसा कि उसमें लिरिक्स सॉन्ग, बायोग्राफी, एसेस, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह वगैरह अनेक बहुत सारे किस्मों में जो है कन्नड़ा लिटरेचर बनते हुए जा रहा है। सिर्फ खाली एस्से कर को जो बोले उस एस्से के किस्मों में बहुत सारे किस्में, जैसे कि ललित प्रबंध, छोटे एस्से, हरटे रूपद प्रबंध यानी टाइम जब फ्री रहती बोलने वाला एस्से, एक रिसर्च वाला एस्से, एक आइडियोलॉजिकल एस्से, साइंटिफिकल एस्से, ट्रैवलर एस्से, इस तरह से उसके अंदर बहुत सारे किस्मों को हमें देख सकती। तो ये एक लेसन जो है तुम ना एक ललित प्रबंध एक किस्म का एस्से है। तो इसके ज़रिए से कितना खूबसूरत अंदाज से ए एन मूर्ति राव यहाँ पे बता रही कर को इस लेसन के ज़रिए से दिखाया जा रहा है। और इस लेसन में क्या बोलना चाह रही हैं तो एक वायलेंट जानवर जो है अपनी ज़िंदगी में जीने के वास्ते उन्हें एक आइडियल को, एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, लेकिन इंसान हमें जो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले इंसान अगर अपने बड़ों के जो आइडियोलॉजी को फॉलो करे तो नहीं होता क्या कर को बताने की कोशिश की गई है इस लेसन के ज़रिए से। तो ये इसमें की ख़ास बात है। तो व्याघ्र गीते अब लेसन पार्ट शुरू हो रहा है।
अब तुम ना प्रवेशा समझ में आएगा, लेसन में कई को रखा गया है, ये कौन सा किस्म का लेसन है और इसमें क्या बोलना चाह रही। तो अब लेसन शुरू कर रहा हूँ, व्याघ्र गीते शेर का गाना। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझेंगे। अब ये एन मूर्तिराव अपने ही अंदाज से लेसन को जो ललित प्रबंध के फॉर्म में है, यानी किस्से के रूप में जो है उसको बता रही। तो लेसन को पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, ಎಲೆ ಬೆಕ್ಕೆ ರೂಪಿನಿಂದಲೇ ಹುಲಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದೇನೆಂದು ಗರ್ವಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಬರೆದ ಕವಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಉಂಟು. ಆತ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಿಂಸ ಪಶುವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೆಂದು ಮನಗಂಡಿದ್ದನು. ಹುಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವುದೇನೋ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ. ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಬಹುದಾದ ಮಾನವನೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾದರೆ ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವೇ? ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ಇಡದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ मुख्य प्रश्न. तो फर्स्ट पैराग्राफ लेसन शुरू हो रहा है. यहाँ पे ऑथर बोल रही कि ए.एन. मूर्तिराव एले अरे बेक्के अरे बिल्ली रूपिनिंदले अपने रूप से हुलिया जाति के यानी बाघ के यानी शेर के जात में जमा हूँ कर को शेर दे नंदू जमा हूँ कर को गर्विसा बेड़ा घमंड मत कर गर्विसा बेड़ा मैं गर्विसा बेड़ा घमंड मत कर को बोल रही. यानी ऑथर ए.एन. मूर्तिराव बोल रही, अरे बेक्के बिल्ली के शक्ल में है तो बाघ के जात में जमियों कर को तू बहुत घमंड करना को, तू बिल्ली के शक्ल में है सो, हाँ तू बाघ के जात में मिलियों कर को तू अपने आप को घमंड करना को कर को बाघ से बोल रही. यंदु बरेदा इस तरह से लिखे हुए कविय विषयदल्ली इस तरह से लिखे हुए पोएट के मैटर के बारे में उनके बारे में ननगे मुझे जो है मुझे बहुत जो है गौरव उंटू, बहुत ही जो है रेस्पेक्ट है. इस तरह से लिखे पोएट तो उनके बारे में मुझे बहुत ही क्या है रेस्पेक्ट है. तो एक पोएट लिखते कहते हैं क्या कर को अरे बिल्ली तू रूप में देखे तो बाघ के जात में जो रूप में देखे तो बिल्ली सा का है, लेकिन जात में तू बाघ के यानी शेर के जात में मिलियों कर को अपने आप को जो है घमंड मत कर. इस तरह से एक पोएट लिखो, उनके बारे में मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कर को बोल रही. और बोल रही एन मूर्तिराव कि आता उन्हें जो है हुलियन्नु उन्हें जो है सिर्फ बाघ को केवल सिर्फ जो है हिंस्र पशु एक वायलेंट एनिमल एक वाइल्ड एनिमल करको उन्हें तिरस्करिसलिಲ್ಲ नेग्लेक्ट कर, यानी वो उन्हें जो है वो बंदा जो है बाघ को सिर्फ एक वायलेंट एनिमल एक किल करने वाला शिकार करने वाला एनिमल करको ने उसको रिजेक्ट के इसमें देखा नहीं, नेग्लेक्ट करते हुए देखा नहीं. अदर जाति के उस जात में सेरुವುದು मिलना जो है ಹೆಮ್ಮೆಯ एक प्राउड फील करने वाला बात विषयवेंदु मनगंडिदन उन्हें जानता था. यानी उन्हें जानता था कि ये उस जात में जमना कितना प्राउड मूवमेंट है, प्राउड फील करने वाली बात है कर को उन्हें महसूस करता था पोएट. हुली यानी बाघ जो है प्राणिಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, बाघ क्या करता है, बाघ प्राणिಗಳನ್ನು यहाँ दिखा रही देखो एले बेक्के अरे बाघ को बोल रही पोएट बोला ना, उसका एक जुमला बता को एक्सप्लेन करे सब. एले बेक्के रूपिनिंदले हुलिಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದೇನೆಂದು ಗರ್ವಿಸಬೇಡ. तो सिर्फ बिल्ली के जो है शक्ल में है बाघ को बोल रही, सुनो बिल्ली के जो शक्ल में है बाघ, तो बिल्ली के शक्ल में है तो अपने आप को जो है बाघ के जात में जमी कर को घमंड मत कर. इस तरह से जो पोएट लिखे उनके बारे में मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ. उन्होंने इस जानवर को बाघ को सिर्फ एक वाइल्ड एनिमल क्रूएल एनिमल करको रिजेक्ट करे नहीं, बदले में उस जात में मिलाया करको एक प्राउड फील करने वाली बात यहाँ पे उन्हें जानता था. सो हुली प्राणिಗಳನ್ನು ಕೊಂದು करको देखो, यानी बाघ जो है क्या करता है, शिकार करता है. हुली प्राणिಗಳನ್ನು ಕೊಂದು बाघ जो है जानवर को मार कर,
ಹುಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, ಹುಲಿ यानी क्या, बाघ जो है ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, जानवरों को मारकर, ತಿನ್ನುವುದೇನೋ खाने का खाता उन्हें, ತಿನ್ನುವುದೇನೋ ಉಂಟು, खाता सो हमें जानती, ಹುಲಿ बाघ जो है ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು दूसरे जानवर को मारकर ತಿನ್ನುವುದೇನೋ ಉಂಟು, खाता तो है, ತಿನ್ನುವುದೇನೋ ಉಂಟು, खाता तो है, बाघ यानी दूसरे जानवर को मारकर ये तो खाता है, ये तो बात है यानी आदरे, लेकिन निष्पक्षपातवाद यानी कौन से भी साइड नहीं लिए सरका, उस नज़रिए से दृष्टिಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ देखे तो यानी निष्पक्षपातवाद का तो कौन से भी पक्षपात नहीं करे सरका, कौन से भी साइड नहीं ले सका, उस नज़रिए से देखे तो दृष्टिಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ उसमें क्या गलत है, तप्पेनिದೆ, अगर बाघ एक दूसरे जानवर को मार को खा रहा है, अगर हमें ब्रॉड माइंड से देखें, पक्षपात ना करते हुए हमें इक्वली देखें तो उसमें क्या गलत है, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು जो वेजिटेरियन को ತಿಂದು खाकर ಬದುಕಬಹುದಾದ जी सकने वाला, सिर्फ वेजिटेरियन ही खा को जी सकने वाला इंसान, मानवने इंसान जो है मांसವನ್ನು गोश्त को जो है ತಿನ್ನಬಹುದಾದರೆ खाने लगा तो यानी इंसान जो है वेज को होना तो उन्हें खा को जिंदा रह सकता है, लेकिन उन्हें क्या कर रहा है, उस तरह का इंसान ही जो है गोश्त को खाने लग गया है नहीं, जीने के वास्ते क्या कर रहा है, उन्हें जो है वेजिटेरियन को उन्हें खाले को जी सकता है अगर उन्हें चाहा तो, लेकिन उस तरह का इंसान है जब गोश्त खाने लग गया तो ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ, अगर बाघ में ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ यानी बाघ में ಅದೊಂದು वो एक ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ, वो एक बहुत बड़ा गुनाह क्या, ಅದು वो जो है ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ खाने के वास्ते ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೇನು, वो खाने के वास्ते दूसरे को मार रहा है तो उसमें क्या भी गलत नहीं, तप्पिಲ್ಲ, ಹಾಗೆ उस तरह से ಕೊಲ್ಲುವಾಗ, उस तरह से मारने के टाइम में, दूसरे जानवर को मारने के टाइम में ಯಾವುದಾದರೊಂದು कौन सा तो भी जो है धर्मವನ್ನು, मज़हब को, कौन सा भी एक मज़हब को अनुसरिಸಿ फॉलो करले को ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ, मारता की, अथवा या फिर धर्माधर्मಗಳ यानी दीन और मज़हब का जो है ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ಇಡದೆ, हिसाब में नहीं रह के सका, ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿಂದ फ्रीली जो है उन्हें बिहेव करता है कि रिएक्ट करता है कि ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ कने की एक ख़ास सवाल है, एक मेन सवाल, मुख्य प्रश्न कर को बोल रही, तो यहाँ पे बोल रही तो ये पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलना चाह रही, सबसे पहले उसको बोल रही, बिल्ली का एक पोएट बोला था, एक फेमस सेंटेंस, उसको बयां करते हुए स्टार्ट कर रही लेसन, अरे बिल्ली के शक्ल में रहने वाला बाघ में उस ज़ात में मिलकर हूँ कर को, उस ज़ात वाला कर को, तो अपने आप को घमंड मत कर। इस तरह से लिखने वाले पोएट के बारे में मुझे बहुत रेस्पेक्ट है। वो पोएट जो है सिर्फ बाघ सिर्फ एक वायलेंट एनिमल है, एक क्रूएल एनिमल है, इस तरह से उन्हें उसको नेगलेक्ट करे नहीं, उसके ज़ात को वो मिला हुआ है कि कितना ये प्राउड मूवमेंट, प्राउड वाली बात करके उन्हें जानता था पोएट। तो आगे बोल रही, बाघ जो है जानवरों को मार कर खाता तो है, लेकिन हमें पक्षपात नहीं कर सका, यानी इधर उधर हमें साइड नहीं ले सका, इस तरह के नज़रिए से अगर देखे तो उसमें क्या गलत, ब्रॉड नज़रिए से देखे तो इसमें क्या गलत, अगर कोई बाघ जो है दूसरे जानवर को मार को खा रहा तो इसमें क्या गलत, जबकि एक वेजिटेरियन जो है खाते हुए ज़िंदा रहने वाला इंसान ज़िंदा रह सकता है, इस तरह का इंसान वेज कुछ खाले को नहीं ज़िंदा रह सकता है, वेजिटेरियन फूडिज खाले को ज़िंदा रह सकता है, इस तरह का इंसान इच गोश्त को खाने लगा तो अगर बाघ उसमें मार को खा रहा है तो उसमें वो उतना बड़ा गुनाह क्या, उतना बड़ा क्राइम क्या, इंसान ही खाने लग जाना है, वेजिटेरियन खाले को नहीं गुजारा कर सकता, ऐसा नहीं कि उसे नॉनवेज होना कर कुछ, उन्हें जब
खाने लग गया है नहीं। तो बाघ अगर पंप उन्हें अपने सर्वाइव के वास्ते करे तो उसमें क्या बड़ा क्राइम, उन्हें खाने के वास्ते मारने में कोई गलती नहीं, खाने के वास्ते मारने कोई गलती नहीं। तो उस तरह से मारने के टाइम में कौन सा तो भी दीन को वो फॉलो कर रहा क्या, फॉलो कर ले को उसे मारता क्या, या फिर कौन सा भी दीन या मज़हब को जो हिसाब किताब में नहीं रखे सका फ्रीली उन्हें रिएक्ट करता क्या, बिहेव करता क्या वो बाघ, करने का चेक है कहाँ का खास सवाल करके बोल रही ऑथर ये एन मूर्ति राव। तो आगे अब क्या बोलती देखेंगे। तो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ಹುಲಿಗೆ ಧರ್ಮವೇನು ಬಂತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಂತಹ ದೊರೆಗಳು ಆಳಿದರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಉದ್ಭವಿಸಿತೋ ಆ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಾದರೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆಡೆಗೊಡುವುದುಂಟೆ. ಈಚೆಗೆ ನನ್ನ ಬಂಧು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತನ್ನ ವಂಶದವರೊಬ್ಬರ ಅನುಭವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹುಲಿಯ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಅರಿವಾಯಿತು. तो आगे बोल रही लेसन में कि हुली के बाघ को जो है धर्मवेनु जात क्या बंतु एन्नबहुदु. जात कहाँ से आती है कहने को तुम्हें सवाल कर सकती हैं. अरे अब तुम्हें दीन जात सब भी बोलने लगी ना, बाघ को कहाँ आता जी दीन जात करको तुम्हें पूछे जा. इतर दूसरे देशಗಳ दूसरे मुल्क में रहने वाले ಹುಲಿಗಳ ವಿಷಯ बाघ के बारे में ಹೇಗೋ कैसा की ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು, मुझे मालूम नहीं. ಆದರೆ लेकिन ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ जिस मुल्क में या किस मुल्क में श्रीरामनंತಹ ದೊರೆಗಳು, श्री राम जैसे भगवान या किंग जो है आलिदरू रूल करे की, यानी जिस मुल्क में श्री राम जैसे जो है रूल करे की और भगवद्गीतेयंತಹ और भगवद्गीते किताब को होली बुक भगवद्गीते जैसी किताब ग्रंथ उद्भविसितो पैदा हुई कि आ भरत भूमि उस भारत के ज़मीन में यानी उस भारत के ज़मीन में ಹುಲಿಗಳಾದರೂ बाघ तो भी अधर्म ಕೆಡೆಗೊಡುವುದುಂಟೆ. कैसा वो बेदीन हो सकते हैं, कैसे वो बेमज़हब हो सकते हैं. ಈಚೆಗೆ रिसेंटली ನನ್ನ बंधु मेरे एक दोस्त, मेरे एक रिश्तेदार या दोस्त कृष्णमूर्ति, एक कृष्णमूर्ति जो है तन्ना उनके जो है ವಂಶದವರೊಬ್ಬರ उनके जो है वंशज के रहने वाले एक अनुभवದ एक तजुर्बात की कथೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ, एक कहानी को सुनाए. ಅದನ್ನು उसको ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ सुनने के बाद ನನಗೆ मुझे जो है एन मूर्तिराव बोल रही मुझे हुली या बाघ की जो है धर्म श्रद्धे उसकी दीन के बारे में एहसास हुआ. उसकी भी एक दीन होती है, उसकी भी आइडियल होती है कहने का मुझे एहसास हुआ करको बोल रही. यानी अब यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में अब दीन मज़हब करको बोले ना, बाघ को दीन मज़हब कहाँ करने का तुम्हें पूछे जा. दूसरे मुल्क के बाघों के बारे में कैसा की ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस मुल्क में जो श्री राम जैसे किंग जो है रूल करे, बादशाह श्री राम जैसे जो है रूल करे और भगवत गीता जैसी होली बुक पैदा हुई, तो उस तरह के ज़मीन में, उस तरह के भारत के ज़मीन में कैसा बाघ जो है बेदीन हो सकती. तो रिसेंटली मेरे दोस्त जो थे कृष्णमूर्ति, उनके वंशज के एक जने के जो तजुर्बियात की कहानी को बोले, उसको सुनकर मुझे जो है बाघ की भी जो है एक आइडियोलॉजी होती है कहने का एहसास हुआ. उन्हें भी एक आइडियल को फॉलो करता, उन्हें भी एक दीन को फॉलो करता कहने का
उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ, जो कि मेरे दोस्त कृष्णमूर्ति उनके वंशज के, उनकी जो फैमिली से आने वाले एक बंदे की जो है कहानी सुनाए, तो उसे सुनकर मुझे भी एहसास हुआ कि बाघ भी जो है कुछ आइडियल फॉलो करता है। ओके, तो वो क्या थी स्टोरी कर को अब आगे बोलती। तो आगे लेसन कंटिन्यू करेंगे। ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ಅಜ್ಜಂದಿರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ರಾಜಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದರು. ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿತ್ವ ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಶಾನುಭೋಗಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಶಾನುಭೋಗರು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕುಂದು ತರದಂತೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಪೀಡಿಸದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಲ್ಲ, ಅವರ राजभक्तिय लांछना. तो आगे बोल रही, कृष्णमूर्ति यानी मेरे दोस्त जो थे कृष्णमूर्ति, उनके अज्जंदिर, उनके फोर फादर्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उन्होंने तुमकूरू जिले, तुमकूरू एक ज़िला है, तुमकूरू एक जगह कर्नाटक में है सो, तो उसमें उसके पास एक गांव है, वहाँ वाले उन्होंने वंदु हल्ली है, तुमकूरू नाम का एक टाउन है, तो एक ज़िला, तो वहाँ पे एक गांव है, उस गांव वाले हमारे दोस्त कृष्णमूर्ति के ग्रैंड पेरेंट्स अज्जंदिरू, हमारे दोस्त जो कृष्णमूर्ति जो स्टोरी बोल रही, तो उनका एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स जो थे अज्जंदिरू नो तुमकूर के ज़िले के पास रहने वाले गांव वाले उन्होंने ಅವರ ಹಿರಿಯರು, उनके बड़े जो थे उनके एल्डर्स सन्नदोंदु संस्थानदल्ली एक छोटी सल्तनत में, सन्नदोंदु संस्थान एक छोटी सी सल्तनत एक डायनेस्टी में ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, वहाँ पे एक डायनेस्टी में उन्होंने मिनिस्टर होको थे, मंत्रियागिದ್ದು मिनिस्टर होको थे, और तಮ್ಮ राजभक्तिಗಾಗಿ और उनके जो है राजा के सच्चे वफादार, अच्छे वफादार करको इस तरह से नाम हासिल किए थे, ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು. एक सिंसियर वफादार बंदे करको एक उनके डायनेस्टी में एक मिनिस्ट्री के सर का काम करे. कोर्ट देख सकते हैं, अब किंग तो उसका कोर्ट रहता है, जो आजू बाजू बैठे रहती ना, उन्होंने मिनिस्टर बैठे रहती हैं. सो तो उनके फोर फादर्स के जो उनके बड़े थे उन्होंने एक छोटी सी सल्तनत में एक मिनिस्टर के जैसा काम करते थे और बड़े वफादार कर को नाम हासिल कर को थे. लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं आगे कंटिन्यू करते हुए, नम्मा कथानायकर, लेकिन हमारी स्टोरी के जो हीरो हैं, हमारे स्टोरी के जो हीरो हैं उनके ज़माने कालक के मंत्रित्व होगी, मिनिस्टरगिरी जो है चलेगी थी. ओके, हमारे स्टोरी के जो हीरो हैं उनके फादर जो थे मिनिस्टर थे, राजाओं का हुकूमत थी, लेकिन इनके ज़माने में नहीं थी, तब अंग्रेज़ों की वगैरह हुकूमत चलेगी थी, तो मिनिस्टरगिरी चलेगी थी. मंत्रित्व होगी केवल सिर्फ जो है शानुभोगी के एक किस्म का पोस्ट, जो कि इन्हों क्या करते थे, तो शानुभोगी के किस्म का पोस्ट जैसा क्लर्क वगैरह पोस्ट आता है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का, उस तरह से उन्होंने पोस्ट एक ओहदा वो, तो इन्हों क्या करते थे तो लोग वहाँ किसान क्या होगा कि खेत में उनकी ज़मीन कितनी है, उन्होंने कितना टैक्स देना, कितना बैलेंस देना, कितना पूरा कौन कौन देखो है, कितना टैक्स देखो है पे कर है ज़मीन का या अपनी फसल का, ये तमाम चीज़ें हिसाब किताब उन्होंने बना को रखते थे. तो उनको बोलती शानुभोगा. तो उन्होंने जो करते थे काम को शानुभोगी के बोलती, उन्होंने करने वाली जो काम थी, प्रोफेशन थी, उसको शानुभोगी के बोलती, और जो करने वाले बंदे को शानुभोगा बोलती. तो यहाँ हमारे इस लेसन के जो स्टोरी के हीरो जो हैं उन्होंने एक्चुअली शानुभोगी के काम करते थे, यानी जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस टाइम पे जो है उन्होंने क्या करते थे, जो है टैक्स जो है वसूलते थे, और किसकी कितनी ज़मीन है, किसका कितना हिस्सा है, कौन कितना पेंडिंग देना, क्या नहीं देना, ये तमाम चीज़ें उन्होंने लिख को अपनी किताब एक मेंटेन करते थे. तो वो सिर्फ बचा हुआ था. आदरू फिर भी शानुभोगा जो है, तो उनको दिखा तो हीरो को भी हमारे
एक शानुभोगा, तो इस तरह से रहते थे गांव में उन्होंने। तो ये शानुभोगरू जो हैं, ये हमारे स्टोरी के हीरो, ये शानुभोगरू जो है तಮ್ಮ वंशदा, अपने वंश के, अपने जो है फैमिली की जो है कीर्ति के, उनकी पॉपुलैरिटी को कुंदु तरदंते, एक उसे आंच नहीं है सर का, उनकी फैमिली की पॉपुलैरिटी को एक आंच नहीं है सर का खिर्दी पुस्तकवन, एक किताब थी, उसको बोलते हैं खिर्दी पुस्तका, जो कि उसमें उन्होंने पूरा लिख को मेंटेन करते थे। ओके, कितनी किसकी ज़मीन है, कौन कौन सा फसल उगाया है, कौन कितना टैक्स दिया है, कौन कितना देना पेंडिंग है, कितना बाकी है, उस तमाम चीज़ें वो बुक में लिख को रखते थे। तो उसको बोलते हैं खिर्दी पुस्तका, खिर्दी की किताब। तो इस किताब को निष्ठेइंदा, बहुत सिंसियरिटी के साथ कापाड़िकोंडु, बचाले को मसीहा काणी के गागी, जो भी कुछ उन्होंने लिखते थे उसके बदले में क्या तो भी करको इतना उन्होंने किसाना देते उनको, उसे बोलती काणी के। तो उसके वास्ते उन्होंने रईतरन्नु पीड़िसदे, किसानों को ज़्यादा गोल्ड नहीं डाल लेते थे। अच्छा, अब उन्होंने जो लिखावट करती हैं, लिखावट तो इतना फसल है तो ये उगाया, ये हिसाब डाल को उन्होंने देते नहीं, और उन्होंने टैक्स लेते और ले लिया को ट्रेजरी में बनते। उसके बाद तो क्या तो भी हदिया करको किसाना उनको देते, उसको बोलती काणी के। तो वो किसानों को इतना दियो म्हणजे हदिया, इतना दियो करको उनको डिमांड नहीं करते थे पांपुनो, और किसानों को गोल्ड नहीं डाल लेते थे। और देवरु, भगवान जो है कोट्टस चले जो कुछ देता था उसमें तृप्ति गुंड, सैटिस्फाई होको, यानी तसल्ली से जीवन ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, जिंदगी को नो गुजारते थे, जिंदगी को नो बसेरा करते, जो कुछ जो है भगवान ने दिया है उसी से खुशी खुजू से उन्होंने सेटिस्फेक्शन होकर, तसल्ली से, खुशी से जो है जिंदगी जिया करते थे। अवरा भागಕ್ಕೆ, उनके हिस्से में ये खिर्दी पुस्तक है, खिर्दी की जो किताब थी, ये खिर्दी की ये जो किताब है ये केवल सिर्फ जो है जीवनದ आधार वाले, एक ज़िंदगी की एक सपोर्टिव वाली किताब न हवे, ये एक ज़िंदगी का आश्रय वाली किताब न हवे। ये किताब उन्होंने समझते थे कि अवरा, उनकी जो है राजभक्तियाँ, उनकी एक रॉयल्टी की एक निशानी, लांछना, उन्होंने एक रॉयल्टी की निशानी, उन्होंने रॉयल्टी से जो वफादार से जो फॉलो करते थे अपने बादशाह के ज़माने से, उसकी एक निशानी करको उन्होंने मानते थे इस किताब को, उस रॉयल्टी की एक निशानी करको मानते थे, राजभक्तिया लांछना। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, तो कृष्णमूर्ति जो है इनके दोस्त, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स तुमकुर के पास एक गांव वाले, ओके, तो उनके बड़े जो थे एक छोटी सी सल्तनत में, एक छोटी सी डायनेस्टी के एक सल्तनत में एज ए मिनिस्टर रॉयल्टी से काम कर ले जाते थे और बहुत वफादार कर को नाम हासिल करे थे। लेकिन हमारे स्टोरी के जो हीरो ही, उनके टाइम को क्या होगा था, ये मिनिस्टरगिरी चले गई थी, राजा की हुकूमत चले गई थी, सिर्फ क्या बच को थी, तो एक शानुभोगी के सिर्फ बची थी। तो शानुभोगरू क्या करती हैं, घर को बोले हम उन्होंने जाती हैं गाँव से, कितना क्या है वो टैक्स बताती हैं, फसल बताती हैं, किसकी कितनी ज़मीन है वगैरह वगैरह, और टैक्स कलेक्ट करके वहाँ उन्होंने ट्रेजरी में डालती हैं और वहाँ पे रिपोर्ट करती। तो इस तरह का ओहदा था। तो शानुभोगा जो है एक्चुअली वो बंदा जो है वो हमारे स्टोरी का जो हीरो ही शानुभोगा, ओके, इनका काम क्या कर को बोलिया, अपने वंशज की, अपनी फैमिली की जो है पॉपुलैरिटी को आंच नहीं आने दे सका, उस खिर्दी पुस्तक का एक किताब इन्हों मेंटेन करते थे जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखते थे, बोलिया, तो उसको बोलती हैं खिर्दी पुस्तका। तो ये किताब को बहुत निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ इन्हों बचाले को, जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी करते उसकी जो है हदिये के टाइप में इतना दियो करको किसान को डिमांड नहीं कर सका, गोल्ड नहीं डाले सका, जो कुछ भी देते उसे ले लेते, उसी में जो है खुशी खुशी से ज़िंदगी कर ले को जाते। और उनके वास्ते ये जो बुक थी, ये किताब खिर्दी पुस्तका एक किताब जिसमें उन्होंने पूरा हिसाब किताब लिख को रखते थे, उसका ये चाहिए खिर्दी पुस्तका। तो क्या करते हो, तुम्हें डाउट ये करो उनको। तो इस किताब में उन्होंने सिर्फ ये ज़िंदगी का आसरा नहीं समझते थे, ये एक उनकी एक लॉयल्टी, एक रॉयल्टी की एक निशानी, अपनी एक रॉयल्टी की एक निशानी, इस तरह से उन्होंने इसको मानते थे।
अब क्या हुआ आगे देखेंगे। ಒಂದು ಬಾರಿ जो ಇನ್ನು ಶಾನುಭೋಗ थे उन्हों ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಎರಸಲಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎರಸಾಲಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಹೊರಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಮದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಡು ದಾರಿ, ಆದರೂ ಬೆಳದಿಂಗಳು ದಿನ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೆದರು. ಆದರೂ ಕಣಿವೆಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಆಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಹಸಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಭಯವೂ ಸೇರಿ ಅವರ ಕಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಾಯಿತು. तो आगे बोल रही ಒಂದು ಬಾರಿ एक बार क्या हुआ उन्हों इरसलिगागी जो शानुभोगा थे हमारे इस स्टोरी के हीरो उन्हों इरसालिगागी का तो ट्रेजरी में जो जमा करती पैसे उसे बोलती इरसालिगागी. तो ट्रेजरी में पैसे जमा को चिकनायकनहಳ್ಳಿ गांव को गए थे. चिकनायकनहಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. चिकनायकनहಳ್ಳಿ गांव, वहाँ ट्रेजरी है. जो कुछ जो टैक्स कलेक्ट करते किसानों से वो ले जाकर ट्रेजरी में जमाना. ओके, ट्रेजरी का तो वहाँ पे जो है टैक्स पे होने की जगह वो टाइम में. ओके, अभी भी ट्रेजरी कर कोई लेकिन अलग फॉर्म है. तो चिकनायकनहಳ್ಳಿ में ट्रेजरी थी. तो जो कोई किसान से उन्होंने टैक्स कलेक्ट करते अमाउंट वो ले जाकर वहाँ जमा करने गए थे चिकनायकनಹಳ್ಳಿ में. तो खजानेಗೆ उस ट्रेजरी में हण कट्टी पैसे जमा कर डाल को स्नेहितरನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು अपने दोस्त को देख ले को अल्लिंद वहाँ से वापस्सु ಹೊರಡುವ ವೇಳೆಗೆ वापस होने के टाइम को अपने दोस्त को वहाँ थे, उनके दोस्त भी वहाँ थे, तो उनको मीट कर ले को वापस होने के टाइम में क्या होगा, संजय शाम के 6 घंटे ಆಗಿತ್ತು. शाम के 6 बजे हो गए थे. ಅವರು उन्हों जो है शानुभोग जो है तಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು यानी इस लेसन के हीरो जो शानुभोग है उन्हों अपने गांव को तलुपಬೇಕಾದ पहुंचना का तो मदलिंगना कಣಿವೆಯನ್ನು एक वैली है उसको पार कर को जाना था. एक वैली, मदलिंगना कಣಿವೆ एक वैली, कुछ वैली इस तरह से रहता है, इधर उधर पहाड़ बीच में ऐसा जगह रहती है. ओके, तो एक वैली को उन्हों पार कर को जाना था. ओके, एक वैली को उन्हों पार कर को जाना था. तो इधर उधर पहाड़ अंश का रहता, हरा भरा जंगल रहता, उसको बोलती वैली. तो वहाँ पे काड़ू दारी, जंगल वाला रास्ता. आदरू फिर भी बेಳದಿಂಗಳು दिन चांद की रोशनी पड़ रही थी. ಸ್ವಲ್ಪ थोड़ी से ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ बड़े बड़े जो है खदमान डाले तो ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ खाने के वक्त तक ऊरू ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. गाँव को मैं पहुँच गे जा, जरा बड़े बड़े जो खदमान डाले तो गाँव को मैं पहुँच गे जा कर को ಎಂದುಕೊಂಡು कले को ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೆದರು, जल्दी जल्दी चले को थे. आदरू फिर भी कಣಿವೆಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ उस वैली को आए तक ಆಗಲೇ तभी जो है रात्रि ಹೆಜ್ಜೆ इट्टी, तो रात हो गई. उस वैली को आए तक ही रात होगी. हसीवीना जोतेगे उनको एक तरफ भूख भी लग रही है. क्या, एक तरफ उनको भूख लग रही है, रात हो गई है, जंगल का रास्ता, वैली भी है वहाँ पे, वैली का आए तक इच रात होगी. एक तरफ उनको क्या हो रहे, हसीवीना जोतेगे भूख के साथ साथ भयवू सेरी, डर भी हो रहा है. अवर काल उनका पैर जो है मत्तष्टु चुरुकाಯಿತು, और थोड़ा अलर्ट हुआ और थोड़ा फास्ट हुआ. तो इसमें हमारे स्टोरी का हीरो की, इस कहानी की स्टोरी के जो हीरो हैं उनकी कहानी सुना रही. तो उन्होंने शानुभोगा कौन करके पिक्चर में दिखाया. शानुभोगा कुछ इस तरह से रहती. तो इन्हों एक बार ट्रेजरी में अमाउंट जमा कर डाल को, जो चिकनायकनहಳ್ಳಿ एक गांव में था वो ट्रेजरी, वहाँ को जमा करने इन्हों गए थे. तो जमा कर डाल को खजाने में पैसा जमा कर डाल को उस ट्रेजरी में अपने दोस्त को मुलाकात कर ले को वहाँ से रिटर्न होने के टाइम में क्या होगा,
शाम के 6 बज गए। उन्होंने अपने गांव को पहुंचना का तो मदलिंगा का एक वैली था, उसको पार करके जाना था और साथ में वो जंगल का रास्ता भी था। तो चांद की रोशनी भी थी, थोड़े से बड़े बड़े कदमा में डाला तो खाने के टाइम तक वहाँ गाँव पहुँच गए। गाँव की तरफ जल्दी खाना खा लेती शाम का, तो उस टाइम तक पहुँच गए। जा कले को ना जल्दी जल्दी चले को आले को थे। ओके, चलने को आले थे ना, लेकिन वो वैली को आए तक क्या होगा, रात के टाइम हो गया। अब रात हो गया ना, उनको भूख लगना शुरू होगी और साथ में एक तरफ डर भी, जंगल का रास्ता, और उनका कदमा और भी फास्ट चलने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे। भूख भी लग रही है, अब डर भी हो रहा, तो जल्दी जल्दी कदमा डाल को पहुँचेंगे कर को सोचे। कौन? हमारे शानू बोगा इस लेसन के हीरो, जो व्याघ्र गीते के हीरो ही उन्होंने। तो ये यहाँ तक मैं लेसन करता हूँ। पार्ट 1 में आगे क्या होता है जंगल में, जब वैली और जंगल के रास्ते में क्या होता है, या पार्ट 2 में जो इसी चैनल पे, अलन सर ट्रस्ट चैनल में व्याघ्र गीते का पार्ट 2 करेंगे, तो उस लेसन में हमें जानेंगे।